हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और ये जो सेक्शन है, पिछले कुछ एपिसोड्स की तरह हम इस बार भी पीटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत इसको कवर कर रहे हैं। और फरवरी महीने के अंतर्गत जो भी प्रमुख खबरें चर्चा में थी या नक्शे पर हमने उनको रिकॉर्ड किया था, दर्ज किया था, सवाल देखे थे, उसका एक रिवीजन सेशन यहाँ पर आप मान करके चल सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो वहां पर ही पूछे गए थे, हमने उनको डिस्कस किया था। कुछ ऐसे सवाल हैं जो उन खबरों के हिसाब से कुछ नए तरीके से फ्रेम किए गए हैं। तो फरवरी महीना और जरूरी करंट अफेयर्स, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के उनको भी देख लीजिए। वो भी आपको पिछले महीने जनवरी दिसंबर और उसके पीछे मिल जाएंगे। तो जब भी पेपर में अगर पूरे साल भर से कोई भी प्रश्न या फिर कोई भी स्थान चर्चा में जो रहे थे उनसे कोई सवाल बनता है तो आप उसका उत्तर भी दे पा रहे होंगे। शुरू करते हैं पहली खबर से, जो कि फरवरी 2023 से संबंधित है। क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय ने अजरबैजान को आर्मेनिया और नागोर्नो कारबाख क्षेत्र के बीच एकमात्र सड़क, जिसको कहते हैं लाचिन कॉरिडोर, को खोलने का आदेश दिया था, जिसके बाद इस क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव की स्थिति देखने को मिली थी। अब जैसे कि ऐसी कोई भी खबर अगर कभी आपके सामने आती है, अब उन क्षेत्रों को आपको देखना बहुत जरूरी है, उस क्षेत्र को, उस देश को, उस पूरे अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात है उसको भी। तो जैसे दिया है नागोर्नो कारबाख, यहाँ अब आपको सुमेलित करना है क्षेत्र और आगे अवस्थिति। आगे क्या दिया हुआ है? काकेशस क्षेत्र। दूसरा है इनर मंगोलिया, मंगोलिया के उत्तर में। तीसरा है हेंस द्वीप या हेंस आइलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन सी युग्म सही है। पहले देखते हैं नागोर्नो कारबाख की स्थिति कहां पर है। तो ये है अजरबैजान का क्षेत्र, ठीक है। और अजरबैजान के थोड़ा सा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में मौजूद है ये नागोर्नो कारबाख का एरिया। ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। अब आर्मेनिया है यहाँ पर, आर्मेनिया के साथ ही कुछ क्षेत्रों को लेकर के इसका विवाद है। तो आपको यहाँ पर एक शब्द है लाचिन कॉरिडोर। लाचिन कॉरिडोर वह एरिया है या फिर वह रास्ता है जो आर्मेनिया को नागोर्नो कारबाख क्षेत्र से जोड़ता है। तो कौन सा होगा? वो यहाँ पर है, जो सबसे नजदीकी क्षेत्र है इसका, यहाँ पर ये वाला एरिया है। और ये कॉकेशस क्षेत्र के अंतर्गत पूरा एरिया आता है। तो ये जो पहला है सुमेलित है। दूसरा है इनर मंगोलिया, आगे मंगोलिया के उत्तर में। मंगोलिया का क्षेत्र ये है। प्राचीन समय काल में ऐसा माना गया था कि मंगोलिया का विस्तार इस एरिया तक भी था, जिसको आज के समय चीन का क्षेत्र माना जाता है, जो चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में और उसकी बाउंड्री के भीतर है। लेकिन मंगोलिया आज भी दावा करता है कि ये इसका एरिया है। इसी को कहते हैं इनर मंगोलिया। लेकिन उसमें दिया है कि उत्तर में है। ये उत्तर में ना होकर के इसके दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है और पूर्व में है। उत्तर में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये है गलत। उसके बाद है आगे हेंस द्वीप या हेंस आइलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ये कहाँ पर है? ये बात एकदम ठीक है, ये है कनाडा का एरिया और ये है ग्रीनलैंड। तो इसके बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा है हेंस आइलैंड। इसको लेकर के कनाडा और ग्रीनलैंड के रूप में डेनमार्क का इसमें विवाद था। ये लोग इस द्वीप पर दोनों ही देश दावा कर रहे थे। अभी विवाद सुलझ गया है, इन्होंने इसको आधा आधा ले लिया है। इसकी खासियत यह है कि एक चट्टानी द्वीप है जहां पर किसी भी तरह के रणनीतिक बढ़त पाई जा सकती है या फिर इसका पर्यटन के लिहाज से भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि चट्टानी एरिया है। तो ये है सही। अब कितने या कौन सा युग्म सही है? पहला और तीसरा। किसमें है पहला और तीसरा? ऑप्शन बी में। इस तरह से करके आप पूरा जो सवाल आएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न और अगली खबर क्या कहती है? हाल ही में चिनकुकी मिजो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको जोरो कहा गया है, ने बांग्लादेश के चटगांव हिल्स ट्रैक्स या सीएचटी में रहने वाले जातीय अल्पसंख्यकों के उन्मूलन की नीति को समाप्त करने के लिए भारत से मदद की मांग की है। सवाल क्या है? अब आपको युग्मों पर विचार करना है। कुछ समुदाय दिए हैं और आगे देश दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा समुदाय कहाँ रहता है और इसके हिसाब से विकल्पों का चयन करना है। पहला है उइगर, आगे चीन। दूसरा कुकी चिन, फिर बांग्लादेश। तीसरा कुर्द और सहारा क्षेत्र। मेरा ख्याल है कि पहला वाला आप लोग मैच कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो उइगर समुदाय था वो बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था और उइगर मुस्लिमों का जो कम्युनिटी है उसको लेकर के चीन की नीतियां कहीं ना कहीं उत्पीड़नकारी या फिर उनको प्रताड़ित करने की थी। तो ये है वो एरिया, शिंजियांग प्रांत इसको कहते हैं, जहां पर उइगर कम्युनिटी रहती है। पहला सही है। दूसरा है कुकी चिन, आगे दिया है बांग्लादेश। तो ये आपको यहाँ एरिया दिख रहा है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के इस पूर्वी या दक्षिण पूर्वी हिस्से में दिया हुआ है सीएचटी रीजन। इसी को क्या कहा है?
सीएसटी रीजन को चटगांव हिल्स ट्रैक्ट। यहाँ पर ये जो जनजाति की बात है, कुकी, चिन और मिजो, तीनों का नाम आएगा यहाँ पर। तीनों ही जनजातियां रहती हैं, कुकी, चिन और मिजो। अब ये जो क्षेत्र है, चूंकि प्रश्न के हिसाब से दिया है बांग्लादेश में रहती हैं, यहाँ पर ही भारत का हिस्सा है तो भारत में भी निवास करेंगी, और यहाँ पर म्यांमार है तो म्यांमार के क्षेत्रों में भी मौजूद होंगी, यानी केवल बांग्लादेश में नहीं है, बांग्लादेश, भारत और म्यांमार में भी मौजूद हैं। अगला है कुर्द, आगे दिया है सहारा क्षेत्र। तो कुर्द सहारा क्षेत्र पर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कुर्दिस्तान वाला एक एरिया कहा जाता है, इसमें सीरिया का कुछ हिस्सा शामिल है, कुछ तुर्की का है, यहाँ पर आर्मेनिया का कुछ हिस्सा है, कुछ इराक का हिस्सा है, और कुछ हिस्सा यहाँ पर ईरान का भी शामिल है, और फिर ये सब मिलाकर के एक क्षेत्र है जिसको कुर्दिस्तान कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है। ये सही नहीं है, केवल पहला और दूसरा सही है, यानी कि विकल्प ए में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ें। अगली खबर, इसी साल फरवरी के पहले सप्ताह में अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोंटाना में चीन का एक जासूसी गुब्बारा या स्पाई बलून देखा गया था, और ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में थी भी। इस पर हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे अलग से, जिसके कारण इलाके में विमानों की आवाजाही रोकनी पड़ी। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा भी टाल दिया था। ये दोनों देशों का विवाद था। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर अमेरिकी शहर प्रशांत महासागरीय तट के निकट हैं? अब ऐसा पूछा जा सकता है कि अमेरिका के कौन कौन से शहर प्रशांत महासागर की ओर है, कौन से अटलांटिक महासागर की ओर हैं। तो प्रशांत के लिए पूछा है, प्रशांत महासागर में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, वैंकूवर और न्यूयॉर्क। तो अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, वर्ल्ड टूर पूरा कर लिया है, तो आपको इसके बारे में याद होगा कि कौन सा शहर पूर्वी तट पर है और कौन से पश्चिमी तट पर हैं। जो भी शहर अमेरिका के पश्चिमी तट पर हैं वो आएंगे प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, और जो पूर्वी तट पर हैं वो आएंगे अटलांटिक महासागर की ओर। तो न्यूयॉर्क एक शहर है जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर है। बाकी अगर आप देखेंगे तो वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस तीनों ही पश्चिमी तट पर हैं, यानी कि प्रशांत महासागर की ओर। इसमें से न्यूयॉर्क को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और उपरोक्त सभी वाला भी हट जाएगा। उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। तो न्यूयॉर्क अपने आप में एक प्रसिद्ध शहर के रूप में है, तो हो सकता है अगर आपने करते टाइम उसको याद रखा हो, रखना भी चाहिए। और भी कई सारे शहर महत्वपूर्ण हैं इसके, जैसे वैंकूवर को लेकर के भी जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो विश्व के इतिहास में वैंकूवर शहर की चर्चा आती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो क्यों आती है। चलिए अगली खबर है, फरवरी 2023 में तुर्की में आए एक विध्वंसक भूकंप के कारण भारी तबाही हुई, राहत कार्य किए गए, जहां भारतीय प्रयासों की तुर्की के राजदूत ने प्रशंसा की। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा या कौन से सही है। पहला, तुर्की का अधिकांश हिस्सा एनातोलियाई लघु प्लेट पर स्थित है। दूसरा, ईरान के पठार और एनातोलिया के पठार वैसी ही भूगर्भिक घटनाओं के कारण निर्मित हुए हैं जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं, पहले से शुरू करें कि क्या ये हिस्सा एनातोलियाई लघु प्लेट पर स्थित है या नहीं। तुर्की का क्षेत्र आपको पता है यहाँ पर है, और इसे ही एनातोलियन प्लेट भी कहा जाता है। इसका अधिकांश हिस्सा एनातोलियाई प्लेट से संबंधित है। तो पहला जो स्टेटमेंट है एनातोलिया की लघु प्लेट पर स्थित है, सही बात है। उसके आगे ईरान के पठार और एनातोलिया के पठार की संरचना वैसी है जैसी हिमालय की, यानी कि ये कहा गया है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा वैसी ही संरचना है जैसी हिमालय की है। ये बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभिसारी प्लेट सीमांत या प्लेट बाउंड्री को आप देख रहे हैं, ये उसी प्रक्रिया से इसका निर्माण है जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा है कि प्लेटों का आपस में अभिसरण हुआ है। तो अभिसारी प्लेट सीमांत है, इसमें जो अफ्रीकन प्लेट है इस ओर गई है, और एनातोलियन जो प्लेट है उसके नीचे अभिसरित हो गई है या सबडक्ट हो गई है। उसके आगे यहाँ पर है ईरानियन प्लेट और यहाँ है हिमालयन प्लेट। लगभग वैसा ही तीनों का निर्माण है, जिस तरह से हिमालयन का हुआ है उसी तरह बाकी 2 का भी हुआ है। यहाँ आपको और क्लियर दिख जाएगा कि कौन कौन से फॉल्ट बने हैं, किस तरह से इन प्लेटों का निर्माण है। और यहाँ पर तुर्की के क्षेत्रों में जब भूकंप आया था तो वो वाला क्षेत्र दर्शाया हुआ है। कुछ और विस्तार से देखें तो यहाँ आपको और इन प्लेटों की स्थिति
क्लियर होती हुई दिख जाएगी। इसके हिसाब से जो सवाल है उसका उत्तर ये भी सही है। तो कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों ही सही है। आगे बढ़ें। अगली खबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 फरवरी को कहा था कि इक्वेटोरियल गिनी ने मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की पुष्टि की है और यह वायरस इबोला के समान ही अत्यधिक संक्रामक और घातक है। इसको लेकर के हमने कुछ सेशन में डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। नहीं है तो इससे जो सवाल मैप पर बनने वाला है उसको देख लीजिए। एक व्यक्ति नाइजर नदी के मुहाने से कॉन्गो या जायरे नदी के मुहाने तक तट के साथ एक जलयान से यात्रा करना चाहता है। निम्नलिखित में से किस देश का तट इसके मार्ग में नहीं आएगा? इक्वेटोरियल गिनी, अंगोला, नामीबिया या फिर बी और सी दोनों। अब इसका उत्तर अगर आपको तलाशना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइजर नदी है कहाँ पर। उसके बाद फिर आप उस तट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और उसको पहुंचा पाएंगे। तो नाइजर शब्द नाइजीरिया देश का जिक्र आपके जहन में आ सकता है नाइजर सुन के। तो नाइजर नदी नाइजीरिया में बहती है और फिर वहां पर एक डेल्टा बनाती है जिसको कहते हैं डेल्टा ऑफ नाइजर। अब वह इस तट से आगे बढ़ करके कहां तक आना चाहता है? कॉन्गो जायरे नदी के मुहाने तक तट के साथ एक जलयान से यात्रा करना चाहता है। ठीक है, तो उसकी यात्रा यहां से शुरू होकर के आएगी यहां तक। कॉन्गो नदी कहाँ है? ये इस तरह से उसकी यात्रा होगी तट के साथ। अब कौन कौन से देश उसको मिलने वाले हैं? पहले मिलेगा कैमरून, उसके बाद इक्वेटोरियल गिनी, फिर गैबून, उसके बाद उसे यहाँ पर कॉन्गो का तट मिलेगा, उसके बाद उसे मिलेगा यहाँ पर DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब यहाँ पर अंगोला है, तो अंगोला यहाँ पर छूट सकता था, लेकिन अंगोला का एक हिस्सा यहाँ है काबिंदा, अंगोला का ही एक क्षेत्र यहाँ भी मौजूद है और उसके फिर नदी के उत्तर में है, इसलिए इसको हम शामिल कर लेंगे। नदी के दक्षिण में फिर अंगोला का मेनलैंड आता है, उसके बाद आएगा नामीबिया। तो अगर अंगोला का ये क्षेत्र यहाँ पर ना होता तो अंगोला भी इस उत्तर में शामिल हो जाता, जो उसको नहीं मिलता। लेकिन चूंकि अंगोला शामिल है इसलिए इसको नहीं मिलेगा, केवल नामीबिया ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं और इस तरह से आपको समझना है, क्योंकि अफ्रीकी देशों में कई सारे नाम आते हैं। तो जब भी आपने अगर ठीक से नहीं पढ़ा है, कभी बीच में सुन लिया है, भूल गए हैं, तो फिर वो नाम आपसे मिस हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इसलिए इनके नाम एक बार ठीक से मैप पर रिकॉल करने के लिए मार्क कर लीजिएगा। अगली खबर है, फरवरी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तटीय इलाकों वाले और छोटे द्वीपीय देशों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए समुद्र के बढ़ते स्तर से उत्पन्न खतरे की चेतावनी दी, क्योंकि नए आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1900 के बाद से समुद्र के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी देश हैं वो जलमग्न हो सकते हैं और समुद्र के तट के पास है। अब आपको बताना है इनमें से कौन से देश समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण अपनी भूमि खोने के संदर्भ में सर्वाधिक सुभेद्य हैं। ये जो बात लिखी है ये महत्वपूर्ण है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्वाधिक सुभेद्य। तो इन देशों के नामों में बोलीविया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रिया, अंगोला, उरुग्वे, रोमानिया। आपको क्या लगता है कि कौन सा सर्वाधिक सुभेद्य होना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि जो भी देश तट पर होगा वो सबसे ज़्यादा सुभेद्य आपको दिखाई देगा, क्योंकि सबसे पहले समुद्र का जल उसी की ओर बढ़ेगा और वही सबसे पहले डूबेगा। वो द्वीपीय हो सकता है या उसका तट हो सकता है, लेकिन ऐसे देश जो लैंडलॉक्ड हैं जैसे कि बोलीविया, आपको बोलीविया दिखेगा लैंडलॉक्ड है, तो ये सर्वाधिक सुभेद्य नहीं होगा, ये सुभेद्य होगा लेकिन किसके बाद? जो तट पर है उसके डूबने के बाद। तो हम इसमें से देख सकते हैं कौन कौन से तट पर है, पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उरुग्वे तट पर है, अंगोला तट पर है और रोमानिया तट पर है। जो विकल्पों में है उसमें है ऑस्ट्रिया जो कि तट पर नहीं है, बोलीविया जो कि तट पर नहीं है और बोत्सवाना जो कि तट पर नहीं है। अब सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले उनको मार्क कर लें जो तट पर हैं, ये तीनों देश तट पर हैं, बाकी के तट पर नहीं है। यानी कि ये जो विकल्प हैं ये ऐसे होने चाहिए जिसमें ये तीनों तो हों ही, उसके अलावा अगर उसमें से कोई हो जाता है तो फिर हम उसको सही कर सकते हैं। तो पहला वाला अगर आप देखेंगे इसमें छठा नहीं है, ये वाला अगर आप देखेंगे इसमें दूसरा नहीं है, और ये वाला अगर आप देखेंगे तो इस वाले में चौथा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं तीनों को हिसाब से ये प्रश्न फ्रेम किया गया है, तो इसका उत्तर केवल यही होगा। हाँ, अगर ऐसा कोई विकल्प होता जिसमें वो वाले भी, उनमें से कोई एक देश शामिल होता
और ये वाले देश भी होते तो हम उसको मार्क जरूर कर सकते थे, लेकिन चूंकि ऐसा विकल्प है ही नहीं, इसलिए केवल इन तीनों को एक साथ लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगली खबर है, फरवरी में न्यूजीलैंड में आए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात गैब्रियल के कारण व्यापक जनधन की हानि हुई, जिसके बाद वहां राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो गैब्रियल चक्रवात है वो कहाँ आया था, तो वो आया था न्यूजीलैंड के तट पर। ठीक, अब न्यूजीलैंड के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कहता है कि इसके दोनों प्रमुख द्वीप व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित हैं, ट्रेड विंड्स। दूसरा, न्यूजीलैंड में चलने वाली वैश्विक पवनें इसके पश्चिमी तटों से टकराती हैं। तीसरा, इसके कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। एक एक करके देखें कि व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है या नहीं। तो न्यूजीलैंड की अवस्थिति कहाँ है, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि इसमें दो आइलैंड है मेनली, एक ये है, दूसरा ये है। क्या कहा गया है कि ये व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में, इक्वेटर की ओर, दोनों की दिशा पूर्व की ओर इस तरह से होती है। अब अगर आप न्यूजीलैंड की अवस्थिति देखेंगे तो ये 30 डिग्री के बाद आता है, 30 डिग्री दक्षिण के भी बाद में है। तो यहाँ पर व्यापारिक पवनें नहीं चलेंगी, यहाँ पर चलेंगी पछुआ पवनें। दूसरा स्टेटमेंट है जो कहता है यहाँ पर चलेंगी पछुआ। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ पर चलने वाली जो पवनें हैं इसके पश्चिमी तटों से टकराती हैं। अब ये वाली बात सही है, क्योंकि पछुआ पवनें पश्चिम की ओर से चलेंगी तो इसके पश्चिमी तटों पर टकराएंगी, सही है। तीसरा कहता है इसके कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। ये वाली बात ठीक है, क्योंकि इसकी जो अवस्थिति है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इसकी जलवायु भूमध्य सागरीय है, लेकिन सिर्फ भूमध्य सागरीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री जलवायु का भी प्रभाव होता है। इसलिए हम कहें भूमध्य सागरीय और समुद्री जलवायु की दोनों की विशेषताएं यहाँ मौजूद हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है, ये वाली बात सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन सही नहीं है, उत्तर एक आपको मार्क करना है। अगर ये मिस हो जाता कि कौन सा सही है मान लेते हम, और विकल्पों में भी दिया होता दूसरा तीसरा, तो भी गलत हो सकता था। चलिए अगली खबर है, फरवरी 2023 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फैसला लिया कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के लिए नेपाल की काली गंडकी नदी से लाए गए 140 मिलियन साल पुराने शालिग्राम पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती हैं, मार्क कर लीजिएगा, नेपाल हिमालय से कौन सी निकलती है। राप्ती, नारायणी, पुनपुन और सप्तकोशी। अब यहाँ पर जो नारायणी नदी है इसको लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसे ही गंडकी नदी या काली गंडकी नदी या गंडक नदी भी कहते हैं। एक एक करके देखें तो राप्ती नदी यहाँ है, ठीक, और ये नेपाल से निकलती है। दूसरी गंडक नदी, ये भी नेपाल से निकलती है। तीसरी नदी आप देखेंगे पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी ये है, ये पुनपुन नदी नेपाल से नहीं निकलती, भारत के ही अंतर्गत है। चौथी है यहाँ पर सप्तकोशी। अब सप्तकोशी को लेकर के आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि सप्तकोशी जो नदी है वो कई सारी धाराओं से मिलकर के बनती है, जिसमें एक धारा शामिल है जिसको कहते हैं अरुण। अब ये आती है ट्रांस हिमालय से, लेकिन चूंकि यहाँ पर चर्चा सप्तकोशी की है जहाँ पर नदी बन रही है, हम इस सवाल को उस हिसाब से मान रहे हैं कि सप्तकोशी नदी हिमालय से ही निकलती है, नेपाल हिमालय से, क्योंकि जहाँ पर ये सप्तकोशी बनती है वो हिस्सा नेपाल में आता है और बाकी इसकी प्रमुख धाराएं भी नेपाल से ही आती हैं। तो यहाँ पर ये सही है, ये सही है, ये सही है, पुनपुन वाला गलत है। तो तीसरा वाला जिसमें है वो आपको हटा देना है, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन सी में इसका उत्तर मौजूद है। ठीक है, अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, हालांकि हम इसे क्लियर कर रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए अगली खबर है, फरवरी 2023 में शोधकर्ताओं के एक दल ने महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में
पौधों की 24 और झाड़ियों की 76 स्थानिक प्रजातियों वाले एक कम ऊंचाई के बेसाल्ट पठार की खोज की है। अब चूंकि पठार की खोज की है तो पठारों से जुड़े हुए सवाल बन सकते हैं, पश्चिमी घाट को लेकर, पूर्वी घाट को लेकर के, दक्षिण भारत के क्षेत्र को लेकर के। तो यहाँ पर कथन है, पहला, पश्चिमी घाट का विस्तार केवल 5 राज्यों में है। दूसरा, पश्चिमी घाट से समुद्र में मिलने वाली नदियां भी पूर्वी घाट की नदियों की तरह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पहला है कि इसका विस्तार केवल 5 राज्यों में है। क्या ये केवल 5 राज्यों तक है? देखते हैं। पहला है गुजरात, गुजरात में इसका विस्तार है। दूसरा महाराष्ट्र है। तीसरा गोवा है। चौथा कर्नाटक दिख रहा है आपको। पांचवा केरला है और छठा तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में इसका विस्तार है। यानी 5 से तो ज़्यादा ही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, याद रखिएगा 5 से ज़्यादा है। आगे दूसरा कहता है पश्चिमी घाट से समुद्र में मिलने वाली नदियां भी पूर्वी घाट की नदियों की तरह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो पश्चिमी घाट से जो नदियां समुद्र में मिलती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो क्या तुलना की गई है कि पूर्वी घाट की नदियों की तरह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी ये कहा गया है कि पूर्वी घाट की नदियां भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। लेकिन आपको पता है कई सारे उदाहरण है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, जो डेल्टा बनाती हैं। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा गलत। यहाँ पर पश्चिमी घाट की तरफ से जो नदियां हैं जैसे नर्मदा है, तापी है, डेल्टा नहीं बना रही। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी जो पूर्वी घाट से जाती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत। तो सही कथन पूछा है, दोनों ही सही नहीं है, विकल्प डी सही उत्तर है। अगली खबर, 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य की नई राजधानी विशाखापत्तनम होगी। अब ये सवाल इससे बन सकता है कि कौन कौन सी जो शहर है वो नदियों के तट पर हैं। पहला अमरावती, कृष्णा, विशाखापत्तनम, गोदावरी, हैदराबाद, मूसी और नेल्लोर, पेन्नूरू। आपको बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है। देखें एक एक करके कि अमरावती कृष्णा नदी के मुहाने पर या उसके तट पर है या नहीं। ये दिया हुआ है अमरावती और यहाँ से है कृष्णा नदी, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा विशाखापत्तनम, गोदावरी, विशाखापत्तनम यहाँ है, गोदावरी नदी यहाँ पर नहीं है, ये असल में समुद्र के तट के पास है, ठीक है, तो नदी का तट यहाँ पर नहीं है, खासकर गोदावरी का तो नहीं है। अगला है हैदराबाद, मूसी, हैदराबाद यहाँ है और मूसी नदी ये आपको बहती हुई इसकी धारा दिख रही है, ये सही है। उसके बाद नेल्लोर, आगे दिया है पेन्नूरू, तो नेल्लोर यहाँ है और पेन्नेरू नदी भी ये है, ये भी सही है। तो कितने सही हो गए? पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि 3 युग्म सही हैं, केवल 3 युग्म, चौथा वाला एक युग्म विशाखापत्तनम वाला गलत है, ठीक है। चलिए अगली खबर है फरवरी 2023 में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक यूनेस्को जल्द ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसे शांति निकेतन भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में है, को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देगा। ये उस समय की खबर बताती है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिम बंगाल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जो कि सीमाई भी है और इसको लेकर के कई सारे प्रश्न भी बनते हैं। पहला, यह 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दूसरा, 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तीसरा, एकमात्र भारतीय राज्य है जिसका विस्तार हिमालय से लेकर खुले समुद्र तक है। चौथा, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल में नहीं है। देखें पहले कि 3 देशों के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या फिर नहीं है। तो ये जो यहाँ पर आपको गुलाबी रंग से दिख रहा है, डार्क गुलाबी या फिर लाल के नज़दीक हो सकता है दिख रहा हो, ये है पश्चिम बंगाल। 3 देशों के साथ सीमा साझा करने की बात है। पहला है नेपाल, यहाँ दार्जिलिंग के पास, और यहाँ दूसरा है भूटान और तीसरा है बांग्लादेश। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? पहला ओडिशा, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम और 5वां असम, ठीक है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद
एकमात्र भारतीय राज्य है जिसका विस्तार हिमालय से लेकर खुले समुद्र तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम हिमालय वाला क्षेत्र और दार्जिलिंग के पास वाला हिस्सा भी हिमालयी श्रेणी में आता है। और यहाँ पर इसको कलकत्ता वाले क्षेत्र में या फिर बंगाल की खाड़ी के पास का समुद्र भी मिला हुआ है। अब जो गलत है वो ये है कि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल में नहीं है, क्योंकि इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में है। एक जिला है पुरुलिया नाम का, जो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये बेसिकली पूरी तरह से लगभग इधर छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में ही आता है। इसलिए जो चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है, और यही इसका उत्तर भी है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा है तो यहाँ पर आपको डी को मार्क कर देना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए अगली खबर कहती है कि फरवरी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक लिथियम के अनुमानित भंडार G3 की खोज की है। अब खनिजों को लेकर के, खासतौर से धात्विक खनिजों को लेकर के सवाल बन सकता है कि कहाँ पर कितने पाए जाते हैं। बना भी है। धात्विक खनिज सामान्यतः आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। आगे भारत में खनिजों के वितरण को ध्यान में रखते हुए अब आपको इन स्टेटमेंट्स को बताना है। पहला कहता है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग की तुलना में धात्विक खनिजों से अधिक संपन्न है। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन और महाद्वीपीय मग्न तट जीवाश्म ऊर्जा खनिजों के सर्वाधिक संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है सही कथन इनमें से कौन सा है, या क्या दोनों ही सही हो सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग की तुलना में धात्विक खनिजों से अधिक संपन्न है। निश्चित तौर पर होगा, अगर आपने ज्योग्राफी में इस सेक्शन को पढ़ा है तो आपको पता है कि जो मैदानी भाग है, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी या फिर गाद को जमा करके फिर ये निर्माण हुआ है। तो वहां पर खनिज संसाधन नहीं होंगे या कम होंगे, जबकि प्रायद्वीपीय भारत को देखेंगे तो पठारी भाग है जहां पर प्राकृतिक जो संसाधन है, खनिज संसाधन है, ज़्यादा है। इसमें आपको दिख जाएगा कि अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की मैपिंग करें जैसे कुछ इस तरह से, तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में है। क्योंकि अगर आप मैदानी इलाकों को देखेंगे जैसे ये वाला, तो यहाँ पर इतने नहीं है या फिर बहुत कम है। तो यहाँ पे देखें तो ये वाला सही होगा, क्योंकि भारत का प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग की तुलना में धात्विक खनिजों से अधिक संपन्न है। दूसरे में कहा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन और जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं जीवाश्म ऊर्जा खनिजों के अधिक संसाधनों से या संभावनाओं से युक्त हैं। इसमें आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो आपको अलग रंग से दिख रहा है ये महाद्वीपीय मग्न तट है, यानी कि महाद्वीप के क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र हैं उनके पास का डूबा हुआ क्षेत्र जो बहुत गहरा नहीं है। तो इसमें आपको दिख रहा है ऑयल फील्ड्स जो टावर जैसा है नीले रंग से, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत सारे, यहाँ पर हैं, यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप कोल फील्ड को देखेंगे तो यहाँ छोटा नागपुर के पठार के पास आपको कोल फील्ड्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, जो कि जीवाश्म ईंधन का स्रोत होती ही हैं, या जीवाश्म ईंधन का उपयोग एक तरीके से किया जाता है। पहला दूसरा दोनों ही सही है, ऑप्शन सी में इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कहती है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण यानी 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया था। इसको लेकर के प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों में से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे नहीं गुजरेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये एक्सप्रेस वे, इसको लेकर के सरकार ने ठीक ठाक प्रयास किए हैं और इसके बनने से काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले हैं, और जो एक लंबा रूट है वो काफ़ी कम समय में आप कवर कर पाएंगे बाय रोड। तो किस राज्य से नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो एक बार सोच करके देखिए कि अगर आप नई दिल्ली से चल रहे हैं और आपको मुंबई तक जाना है तो आप कैसे पहुंचेंगे। ये है वो एरिया, नई दिल्ली से आप शुरू करेंगे, फिर आगे आपको गुड़गांव मिलेगा, मेवात, फिर आगे रणथंभौर, कोटा, मुंद्रा, रतलाम, फिर दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत और मुंबई। इसमें जो नहीं मिला वो क्या नहीं मिला आपको, उत्तर प्रदेश नहीं मिला कोई भी शहर। बाकी हरियाणा आएगा, राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, और फिर आगे आपको गुजरात से होते हुए ये मुंबई तक पहुंचा देगा। इसके बन जाने से लगभग 24 घंटे का जो सफ़र था वो आप 12 से 13 घंटों में कर पाएंगे। तो इसका उत्तर क्या है, यहाँ से नहीं गुजरेगा, केवल एक।
ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, पुदुचेरी ने समुद्र संसाधनों और तटीय पर्यावरण संरक्षण के सतत प्रबंधन एवं विकास को संतुलित करने के लिए इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव के तहत समझौते के हिस्से के रूप में देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल बन सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ की गई है या किसने की है, तो पुदुचेरी ने की है। अब इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, यानम सबसे उत्तरी जिला है जबकि कराईकल सबसे दक्षिण जिला है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि माहे सबसे पश्चिमी जिला है जबकि पुदुचेरी सबसे पूर्वी जिला है। क्योंकि पुदुचेरी की जो अवस्थिति है भारत के संदर्भ में वो बिखरी हुई है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि पुदुचेरी के स्थान कहाँ कहाँ हैं। पहली बात तो अगर नहीं पता है तो आपको यही पता हो कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे यानम, कराईकल कहाँ कहाँ हैं। देखिए माहे की चर्चा है तो माहे आपको यहाँ मिल जाएगा, पुदुचेरी ये है, कराईकल ये है और यानम यहाँ पर है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट कहता है कि यानम सबसे उत्तरी जिला है जबकि कराईकल सबसे दक्षिणी। अगर आप उत्तर और दक्षिण का क्रम ऐसे निकालें तो यानम सबसे उत्तरी है जबकि कराईकल सबसे दक्षिणी है, ये सही है। दूसरा, माहे सबसे पश्चिमी है जबकि पुदुचेरी सबसे पूर्वी है। तो माहे सबसे पश्चिमी तो है, लेकिन पुदुचेरी पर जब आप आएंगे तो ये आपको सबसे पूर्वी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पूर्वी के रिकॉर्ड में भी यानम सबसे पूर्वी होगा। तो ये हो जाएगा गलत। कौन सा सही है? केवल एक स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है। अगली खबर, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत 12 अफ्रीकी चीतों का दूसरा बैच फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचा है और हाल ही में इस चीतों के सेट में से एक चीते की मृत्यु हुई है, जिसकी खबर अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में थी। उदय नाम का चीता था। तो निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। पहला, बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा माधव नेशनल पार्क, तीसरा पेंच नेशनल पार्क और चौथा सतपुड़ा नेशनल पार्क। पूछा गया है कि कौन सा या कौन से मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसमें आपको जो भी नेशनल पार्क है भारत में उसकी सूची मिल जाएगी, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें राज्यवार दिया हुआ है कि किस राज्य में कौन कौन से मौजूद हैं। तो अब जो विकल्पों में है वो आते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, आपको दिख जाएगा पेंच, माधव, सतपुड़ा। लेकिन जो बांदीपुर है वो है कर्नाटक में। अगर आपको इनकी अवस्थितियां देखनी हो कुछ इस तरह से है, माधव नेशनल पार्क यहाँ है, सतपुड़ा यहाँ है दक्षिण मध्य प्रदेश में, और पेंच भी थोड़ा सा यहाँ है। अगर आप बांदीपुर देखेंगे तो बांदीपुर यहाँ आएगा दक्षिणी कर्नाटक के पास। तो इसमें आपको इसे हटा देना है, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प डी के हिसाब से इसमें मौजूद है। ठीक है, तो हमने आज जिन प्रश्नों पर अभ्यास किया है एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैप लेकर के बैठिएगा, उसको मार्क करते हुए चलिएगा, ताकि अगर सवाल बने तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हर बार उत्तर इसीलिए गलत होता है क्योंकि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। शुक्रिया।